दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, अब केवल यह कहने से काम नहीं चलने वाला है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। ये फ़िक्रा तो हम कई बार बोल चुके हैं। इसमें यह जोड़ने से भी काम नहीं चलेगा कि लोकतंत्र की यह मुश्किल घड़ी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ का नतीजा है। यह तो अब जग ज़ाहिर हो चुका है। सब लोग इस बात को जानते हैं। ये कहकर हम कोई नई बात नहीं बोल रहे। लोकतंत्र खतरे में है या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर साजिश की है लोकतंत्र के खिलाफ, ये सब बातें सबको पता है। दरअसल यह समय पॉलिटिकल एक्शन का है, राजनीतिक कार्रवाई का है और कार्रवाई की योजना यानी एक्शन प्लान राहुल गांधी के पास है। लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम का नेतृत्व इस समय उन्हीं के हाथ में है। राहुल ने उन तमाम राजनीतिक ताकतों के साथ संपर्क करने की शुरुआत कर दी है, जो एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रीय मुहिम में साथ आने के लिए तैयार हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हों या तमिलनाडु के एमके स्टालिन हों, और भी कुछ नेताओं की इस सूची में शामिल किया जा सकता है। ये सब इस समय राहुल के संपर्क में हैं। इन सभी को लग रहा है कि वे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें या न लड़ें, एसआईआर के खिलाफ सभी को मिलकर लड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं किया, तो भाजपा सभी को एसआईआर नामक हथकंडे से परास्त करके हर प्रदेश पर बारी-बारी से कब्जा कर लेगी। राहुल ने उन्हें एहसास दिला दिया है और उनके पास भी पर्याप्त राजनीतिक बुद्धि यह समझने की है कि एसआईआर चुनावी लोकतंत्र के ऊपर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं आपको राहुल गांधी की गतिविधियों का ब्यौरा दूं, आप उनका ताजा ट्वीट पढ़ लीजिए। राहुल के ही शब्दों में सुनिए। राहुल ट्वीट में लिखते हैं, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा-तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। चुनाव आयोग ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईएसआई 13 दिन की गड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओ की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया गया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बलि दी जाने वाली है। जो एसआईआर की वेदी पर जो बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, वो तो दरअसल उस बलि का एक रिहर्सल है। राहुल एकदम ठीक कह रहे हैं। मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझे बताया है कि इस समय उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने महातातों को फोन करके धमका रहे हैं कि उन्हें 12 घंटे के भीतर-भीतर 10,000 रिजेक्शंस की सूची चाहिए। यानी ऐसे 10,000 फॉर्म जिनके आवेदकों को वोटर लिस्ट से हटाने का फैसला कर लिया गया हो। जब इन 10,000 की जगह खाली होगी, तभी तो उनकी जगह भाजपा के पन्ना प्रमुख और चुनाव आयोग के ईआरओ लिस्ट में अपने असली और फर्जी दोनों तरह के वोटर जोड़ सकेंगे। यही कारण है कि बिना देर किए राहुल ने ठीक वैसी ही गतिविधियां शुरू कर दी हैं, जैसी कभी उनकी मां सोनिया गांधी ने की थी। सोनिया गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद कमर कसी थी कि कांग्रेस को एकला चलोरे के रवैये या अकेले राजनीति करने के आग्रह से बाहर निकलना होगा। उन्होंने तय किया था कि वे कांग्रेस को गठजोड़ राजनीति के दायरे में वापस ले आएंगी, ताकि अटल अडवाणी के 6 साल से सत्तारूढ़ गठजोड़ एनडीए की सत्ता में वापसी न हो सके। कांग्रेस चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे सरकार बनाने लायक बहुमत की जुगाड़ करनी थी। इसलिए सोनिया गांधी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली। वे कार में नहीं बैठी,
कार तो उनकी वहीं खड़ी रही। उन्होंने पैदल अपना दरवाज़ा पार किया और फिर सड़क के दूसरी तरफ बने रामविलास पासवान के बंगले की तरफ चल निकली। उन्होंने पासवान के दरवाजे की घंटी बजाई। पासवान उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरत में रह गए। फिर उनके और सोनिया के बीच ऐतिहासिक बात हुई। पासवान ने कांग्रेस के नेतृत्व में नए गठजोड़ का पार्टनर बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद इतिहास बना, यानी 2004 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ की सरकार बनी, जो 2009 में फिर से जीतकर 10 साल तक सत्ता में रही। जाहिर है कि राहुल की स्थिति अपनी मां से कुछ अलग तरह की है। वे देश में दूसरे नंबर की पार्टी के नेता हैं और अभी उन्हें भाजपा और एनडीए को चुनाव में परास्त करना बाकी है। लेकिन उन्होंने यूपीए की भांति इंडिया गठजोड़ की व्यापक एकता की शुरुआत कर दी। विपक्ष अपने इस दावे को खुलकर कह रहा है कि एसआईआर का मकसद गैर भाजपा दलों को चुनाव में हराने का पक्का और स्थायी बंदोबस्त करना है। इसके उलट सत्ता पक्ष एसआईआर को अपनी जीत के उपकरण की तरह पेश करके विपक्षी आग्रह को चुनावी हार से पैदा हुई खिसियाहट का नतीजा बताने में लगा है। वह पूरी कोशिश कर रहा है कि एसआईआर कराने को एक निर्दोष संवैधानिक प्रक्रिया की तरह पेश कर दिया जाए। पर उसके आलोचक यह मानने के लिए तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि पुरानी मतदाता सूची को इस प्रक्रिया के सभी स्टेक होल्डरों के साथ कम से कम चर्चा तो करनी ही चाहिए थी। वे कहते हैं कि पुरानी मतदाता सूची को खारिज करके एकदम नई मतदाता सूची बनाने का बीड़ा उठाने से पहले चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के सभी स्टेक होल्डरों के साथ कम से कम एक चर्चा तो करनी ही चाहिए थी। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और राज्य सरकारें इससे प्रभावित होने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। बस एक दिन अचानक इसकी घोषणा कर दी गई। पहले बिहार में यह प्रक्रिया ताबड़तोड़ शैली में चलाई गई और अब 12 अन्य राज्यों में किसी भी आपत्ति से बेपरवाह होकर बेहद जल्दबाजी में इसे अंजाम दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के वक्तव्य ने इस बात को और भी साफ कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि उपरा में एसआईआर का मतलब है वह साजिश, जिसके तहत समाजवादी पार्टी की जीत वाले निर्वाचन क्षेत्रों में उसके समर्थन वाले 50-50 हजार वोटों को काटने की योजना बना ली गई है। कुल मिलाकर इस समय सारा देश एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर बहस से गूंज रहा है। वोटरों को दिए गए फॉर्मों पर अगर आपकी निगाह में कोई फॉर्म पड़ा हो, तो जब उस फॉर्म को आप पलटते हैं, तो वहां मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की इस प्रक्रिया के लिए हिंदी में एक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण नाम का नाम अंकित है और फिर उसके नीचे जो कायदा दिया हुआ है, यानी जो निर्देश दिए गए हैं कि आप फॉर्म कैसे भरें, उनको पढ़ने के बाद में आपका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाएगा। जब मुझे वो फॉर्म मिला, क्यों मुझे भी तो एसआईआर में वोटर के तौर पे भाग लेना है, तो वो मैं भी उस पीछे लिखा हुआ था, उसको पढ़ के नहीं समझ पाया कि ठीक-ठीक फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। चुनाव आयोग का तर्क यह है कि इस कवायद का लक्ष्य मौजूदा मतदाता सूची के स्थान पर एक पूरी तरह से शुद्ध सूची बनाना है। लेकिन बिहार में चले इसके पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों की वजह से इस प्रक्रिया में खास तरह के राजनीतिक मंतव्यों का समावेश हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अब यह पुनरीक्षण राजनीति में टिकने या न टिक पाने का पर्याय बन चुका है। एसआईआर के इर्द-गिर्द चल रही बहस 4 सितंबर को इस प्रक्रिया के बाद भी खत्म नहीं होगी, वो ठंडी होने वाली नहीं है। वह तो हर उस प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में जारी होगी, जहां-जहां इस समय एसआईआर की जा रही है। जाहिर है कि इस एकदम नई मतदाता सूची बनाने का मतलब ही है बड़े पैमाने पर वोटों को निकालना और जोड़ना। एसआईआर से चुनाव परिणाम लाज़मी तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। किसके वोट निकाले जा रहे हैं, किसके वोट जोड़े जा रहे हैं, इसके ऊपर लोकतंत्र का राजनीतिक भविष्य निर्भर हो सकता है। दरअसल इन अंदेशों के पीछे 2 मुख्य व्यावहारिक कारण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं चाहता हूँ नई परख के दर्शकों को भी इस बात को ध्यान से सुनें। पहला, एसआईआर की प्रक्रिया कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि सूची में नाम सुनिश्चित कराने का जिम्मा वोटर का हो गया है, जबकि इससे पहले यह दायित्व आयोग का होता था। दूसरे, ईवीएम से मतदान के पिछले दशकों में वोट डालने की प्रक्रिया की गोपनीयता अब भंग हो चुकी है, वो पहले जैसी नहीं रह गई है।
जब मतगणना के दौरान ईवीएम बूथवार खुलती है, तो पता लग जाता है कि किस बूथ पर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया। किसी बूथ से बार-बार एक ही परिणाम आने से काफ़ी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ के कौन से मतदाता किस पार्टी के समर्थक या विरोधी हो चुके हैं। यानी अगर इन पार्टी निष्ठाओं का ध्यान रखकर बूथवार चालाकी से योजना बनाई जाए, तो वोटों को निकालने और जोड़ने के कुछ निश्चित फायदे या नुकसान हो सकते हैं। अगर विपक्ष की रणनीति के संदर्भ में देखें, तो उसके नेता किसी न किसी रूप में मान रहे हैं कि एसआईआर की काट अगर उनकी तरफ से न की गई, तो चुनावी प्रतियोगिता में उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए उनके दायरे में इसके खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक सुबुगाहट शुरू हो गई है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जाहिर है कि पहलकदमी कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने की है। उसने एसआईआर के खिलाफ एक राष्ट्रीय मुहिम का खाका बना लिया है। इसकी शुरुआत रामलीला मैदान में एक रैली करने और गुजरात में एक पदयात्रा निकालकर की जाएगी। कांग्रेस को काफी हद तक उम्मीद है कि उसकी इस मुहिम में न केवल वे क्षेत्रीय शक्तियां जुड़ेंगी जिनसे उसके अच्छे संबंध हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल और तमिलनाडु की द्रोह, बल्कि वे पार्टियां भी साथ आ जाएंगी जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से परहेज करती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस की इस उम्मीद में कुछ दम तो है। कारण यह है कि एसआईआर से सभी क्षेत्रीय शक्तियों के कान खड़े हो गए हैं। उनके समर्थक वोट न कट जाएं, उनके संभावित विरोधी वोटों की को सूची में न जोड़ा जा सके, इसके लिए उन्हें अपने कार्यकर्ताओं की युद्ध स्तर पर गोलबंदी करनी पड़ रही है। बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट नामक चुनाव कर्मी का पिछले 3 साल से पहले तक नाम नहीं सुना गया था। अब सभी दलों को बड़े पैमाने पर बीएलए प्रशिक्षित करने पड़ रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इससे केवल काम नहीं चलने वाला। उन्हें कांग्रेस से मतभेदों के बावजूद उसके साथ एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ सकता है। इसलिए पहले भाजपा के खिलाफ केवल लोकसभा चुनाव में ही एकता हो पाती थी, पर एसआईआर के खिलाफ संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह एकता विधानसभाओं के स्तर पर भी होने की संभावना पैदा हो गई है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहने वाला हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, जिसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।